अस्सलाम वालेकुम शबीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शबीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर कुरान, क्या हाल है जी? आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ओके शबीर, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन टुडे। हम आपको गाइड करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप इन इटली। तो स्टार्ट करते हैं शबीर से। शबीर अपनी स्क्रीन शेयर करें प्लीज़ एंड स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Okay, let me share my presentation. Wait a while. Screen share. Screen नजर आ रही है पूरा? यस, एवरीथिंग इज़ ओके। Okay, so let's me start my topic today. Uh, बेसिकली आज हम एक स्कॉलरशिप को टारगेट करेंगे, एक कंट्री को, वो है इटली। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है, लेकिन हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो इटली के बारे में करेंगे। तो कुछ कंटेंट्स है, इसके आउटलाइंस है। इस प्रेजेंटेशन के पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद जो मेरा बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड है, फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं स्कॉलरशिप के लिए इटली में जब आपने अप्लाई करना होता है, फिर उसका क्या प्रोसीजर है, और इन पे हम उसका क्वेश्चन से रखेंगे। तो जी, मेरा नाम शबीर है, और मैंने फार्मेसी की हुई है कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। फिर मास्टर के लिए मैं चाइना गया हुआ था, उधर से मैंने मास्टर की है, और रिसेंटली मैं कैलिब्रिया यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा जी, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे अगर हमने मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए अगर हमने इटली में अप्लाई करना हो? तो सबसे पहले यह है कि अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करोगे, तो आपका बैचलर डिग्री हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आपके मैट्रिक, एफएससी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अटेस्ट करवाने होते हैं। तो आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की डिग्री है वो आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने होते हैं, जो इंटर बोर्ड कमेटी अब चेयरमैन है। ये जो ऑफिस है ये इस्लामाबाद में भी है, मेरे ख्याल में लाहौर में भी है, शायद कराची में भी हो, बाकी सिटीज में भी हो सकते हैं। और सिर्फ आप अपने मैट्रिक और एफएससी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप इस ऑफिस से अटेस्ट करवाओगे, लेकिन उससे पहले कि आप अपने रिलेवेंट बोर्ड से भी अटेस्ट करवाओगे। पहले जो आपके मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज है या ट्रांसक्रिप्ट है, पहले अपने बोर्ड जाओगे, इंटरमीडिएट जो बोर्ड है जहाँ से आपने मैट्रिक और एफएससी किया है, उसके बाद आप आईबीसीसी आओगे, वो आपको ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा देंगे। फिर अगर आपकी मास्टर है या बैचलर डिग्री है, वो आप फिर ईटीसी से करोगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उधर से आप ये अटेस्ट करवाओगे। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप आईबीसीसी और ईटीसी से करवाओगे, लास्ट में जो स्टेप होगा वो आप मोफा से करवाओगे अटेस्टेशन, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते हैं, इवन आपकी जो, अगर आप मैरिड हो वो भी डॉक्यूमेंट करवाते हैं, अगर आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आप करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आपने एक एसओपी भी लिखनी होती है अगर आपके पास ये हो तो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो आपसे एसओपीज मांगते हैं। एसओपीज का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें क्या होता है कि आपने अपने जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और पर्पस लिखना होता है कि मैं क्यों हायर स्टडी करवाना चाहता हूँ और किस एरिया में करवाना चाहता हूँ, जो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। इधर हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फार्मेसी बैकग्राउंड को। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स हो या फार्माकोलॉजी हो या मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या फार्माकोग्नोसी हो, तो आप अपना एक पैराग्राफ में उसमें लिख लो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि ये मेरा इंटरेस्ट है और मैं इसमें अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू करवाना चाहता हूँ। पेरेंट पे दूसरा पैराग्राफ में लिख लो रिलेवेंट स्किल्स एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, कि आपने बैचलर या मास्टर में क्या किया था, मतलब आपकी क्या रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपने लैब में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या कौन से ऐसे स्किल्स थे, मेथड थे जो आपने यूज किए, वो जस्ट एक पैराग्राफ में आप यूज करते हैं। फिर उसके बाद आप फ्यूचर गोल लिख लो लास्ट पैराग्राफ में, और उसमें मेंशन कर लो कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरा यही फ्यूचर गोल है, मैं इस यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करवाना चाहता हूँ, या मैं पाकिस्तान वापस जाके तो इस फार्मास्यूटिक्स या जो भी फील्ड फार्मेसी रिलेटेड उनको मैं प्रमोट करूंगा।
इनके मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए 50 टू 700, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज होना चाहिए या 1 एंड हाफ पेजेज़ हो इनफ। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर में क्या डिफरेंस है? तो इसमें ख़ास कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह है कि मोटिवेशन लेटर इज़ मोर अबाउट योर फ्यूचर स्टडी एंड प्लान योर गोल्स। तो वो ज़्यादातर मोटिवेशन लेटर जो होते हैं उसमें आपने आपको मोटिवेट करना होता है कि मेरा फ्यूचर गोल यही होगा अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद। और बाकी ये एज़ सच सेम होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशनल लेटर, इसमें एज़ सच कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, मोटिवेशन लेटर माँगते हैं, तो मोटिवेशन लेटर में जस्ट आप अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में या ज़्यादातर बता। उसमें फिर आ जाता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भी माँगते हैं, जिसको हम प्रपोज़ रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं। वो देखते हैं कि आप में कोई कैपेबिलिटी है कि आप एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट लिख सकते हो। तो उसमें आप जस्ट एज़ टॉपिक चूज़ करो, जो भी हो फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिक्स से। लेट्स सपोज़ इधर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ लाइपोसोम्स फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, और जो भी इस तरह की कोई टॉपिक हो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, वो लिख लो, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख लो। अगर आप ट्रांसडर्मल पे जाते हो तो लिटरेचर रिव्यू में स्किन के बारे में लिख दो कि स्किन किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट्स है, उसमें मोड अफेक्शन क्या होगा ड्रग्स का। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये मैं रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँगा, मुझे कौन से मेथड और मटेरियल चाहिए, और जॉइंट चार्ट विदिन कितने ड्यूरेशन में ये प्रोजेक्ट मैं ख़त्म करूँगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1 एंड अ हाफ ईयर एंड सो ऑन। ये जस्ट एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना लो 2-3 पेजेज़ का, और ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं माँगते, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होते हैं कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं। अब मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ हाइलाइट की हुई है इधर इटली में, जो है वो जो फार्मेसी प्रोग्राम करवाते हैं, और जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ है और ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें से कुछ मैंने हाइलाइट की हुई है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, पादोवा है, पार्मा, मिलान, Sapienza यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ फिरेंज़े, फिरेंज़े को फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलाब्रिया। और भी बहुत है, लेकिन ये जस्ट मैंने ये कुछ 10-12 यूनिवर्सिटीज़ हाइलाइट की हुई है। और आप मतलब अगर आप सर्च करते हो कि मैंने यूनिवर्सिटी कैसी सर्च करनी होती है, तो जस्ट गूगल पे लिख ले फार्मेसी और इटालियन यूनिवर्सिटी, वो आपको पूरा लिस्ट दे देगा। इधर मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि प्रोसीजर कैसे अप्लाई करने के लिए होते हैं। ये आप सिंपल स्टेप ए में अगर आप देख ले हाउ टू अप्लाई, तो मैंने जस्ट यूनिवर्सिटी का नाम लेके आया हूँ, मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, और उसके सामने मैंने डॉक्टरेट लिखा है। मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं डॉक्टरेट लिखूँगा, अगर मैं मास्टर के लिए अप्लाई करूँगा तो मास्टर लिख लूँ। वो ऑटोमेटिकली आपको गूगल सारे पेजेज़ ओपन करवा देते हैं, और उसमें से बस आपने यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो अ, साइट्स होते हैं उसमें आपने जाना होता है। जब आप जो मैंने ग्रीन हाइलाइट किए हुए अगर आप इसको क्लिक कर लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी का मेन पेज जहाँ पे एडमिशन अनाउंस होते हैं, वो ओपन हो जाता है। लेट्स सपोज़ हियर, और उन लोगों ने ये दिया होता है कि इस साल ये स्कॉलरशिप्स है। दूसरी बात ये है कि इटली में जो भी स्कॉलरशिप आते हैं, हर साल बाद, तो वो उनको एज़ अ साइकिल कहते हैं कि ये 30th साइकिल है या 38th साइकिल है, 37 साइकिल है। तो इस साल जो उनका जो एडमिशन्स है वो 38th साइकिल है। अगर 2023-2024 में एडमिशन अनाउंस करेंगे तो वो 39th साइकिल होगा। इस तरह अगले साल फिर होंगे तो वो 40th साइकिल होगा। तो इन लोगों ने जो मैंने सर्कल की हुई स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो भी है कॉल फॉर एप्लीकेशंस, ये इन लोगों ने दिया होता है, और इसमें इन लोगों ने हर प्रोसीजर बताया होता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने पोर्टल पे लॉगिन कैसा होना है, अपना अकाउंट कैसा बनाना है, आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ए टू ज़ेड प्रोसेस उन लोगों ने दी होती है। जस्ट आपने थोड़ा टाइम निकाल के इसको थोड़ा-सा पढ़ना होता है कि हाँ, अच्छा ये इसमें क्या है। अगर इसमें हम ये इंग्लिश वर्ज़न जो होता है इसमें हम खोल लेते हैं तो इस तरह आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा। ये ज़्यादातर 10-12 पेजेज़ का होता है। उसमें उन लोगों ने ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन दी होती है, और डिपार्टमेंट्स भी दिए होते हैं कि किन-किन डिपार्टमेंट्स में ये एडमिशन स्टार्ट है।
तो लेट्स सपोज ये आप देख ले, इसमें लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीजीडी प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना 30th से कल है और 2022 एकेडमिक ईयर है। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है कि अच्छा किन किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन स्टार्ट है। तो अगर आप 4 नंबर सीरियल नंबर पे देख ले तो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस है। इसमें जो स्कॉलरशिप की सीट्स है वो 8 है, जो दूसरे स्कॉलरशिप, ये सारे स्कॉलरशिप्स के, और जो विदाउट स्कॉलरशिप है उनकी 2 सीट्स है। टोटल जो सीट्स है इस साल जितने भी स्टूडेंट लेंगे वो 12 लेंगे। इस तरह हर डिपार्टमेंट के सामने इन लोगों ने टोटल पोजीशन लेके होते हैं कि हमने कितने स्टूडेंट लेने हैं, कितने स्कॉलरशिप पे लेने हैं, कितने विदाउट स्कॉलरशिप पे लेने हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने इसमें देखना होता है कि कुछ में मेंशन किया होता है कि रिजर्व्स एंड कुछ में मेंशन नहीं होता कि नॉन रिजर्व। रिजर्व का मतलब यह है कि जो फॉरेनर सीट्स होते हैं, इस तरह पाकिस्तान से या इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से लोग अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक सीट्स होते हैं, तो उनको ये लोग रिजर्व सीट्स कहते हैं। तो इसमें इन केस में आप देख लो तो इसमें रिजर्व सीट 0 है। इट्स मीन के इसमें फॉरेनर सीट्स कोई भी नहीं है, लेकिन ओपन कंपटीशन होगा। ओपन कंपटीशन का ये मतलब है कि इटालियन और फॉरेनर जो भी अप्लाई करेगा उन सब का इक्वली एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके असेसमेंट क्वालिफिकेशन सब इक्वली होगा। जो भी मेरिट पे आ जाएगा फिर वो उसको कंसिडर कर लेंगे। अच्छा इस शबीर, तरह आप यहाँ ये पे एक सारे। बात पूछनी थी। शबीर, आपको जी रोक रहा जी। हूँ यहाँ पे। इक्वल एग्जाम होगा, इसका क्या मतलब है कि मेरिट पे आने के लिए एग्जाम किस चीज का होगा यहाँ पे? अच्छा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स के जो आपने बैचलर वगैरह किए होते हैं ना, उनके उनको ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं। उनके मिनिमम मार्क्स 50 होते हैं, डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटीज पे कि कितने मार्क्स रखते हैं। और इंटरव्यू के भी फिर मार्क्स होते हैं। अगर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट और सीवी और जितने मतलब आपके ये मतलब इनके एजुकेशन सिस्टम के इक्वल होंगे तो आपको मार्क्स देंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। क्योंकि 2 स्टेप्स होते हैं, वो आपके एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स देते हैं, दूसरा फिर उसका इंटरव्यू का मार्क्स देते हैं। तो ओपन का ये पोजीशन है कि आप इसमें आप ये डिफरेंस नहीं करेंगे कि फॉरेनर्स के लिए हम अलग कोटा रख लें, उनकी अलग क्राइटेरिया रख लें और इटालियन का अलग क्राइटेरिया रखें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओपन मतलब है कि सब इक्वल है, सबका इक्वल क्राइटेरिया बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% मार्क्स जो है वो हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से मेरिट बनेगा, जी जी। और जो 40% है वो आपका जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपने पास होना होगा। और फिर आपका ओवरऑल मेरिट जो है वो 100 में से हाँ, बनेगा, और 100 में से आप कितने अच्छे नंबर लेते हैं उस वो डिपेंड करता है ओपन मेरिट में आप कहाँ खड़े हैं या किस जगह पे एग्जैक्टली आपको सीट आती है या नहीं आती एग्जैक्टली। है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं वो मार्क्स रख लेते हैं, 100 मार्क्स रख लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 50 रख लेते हैं। तो उन लोगों ने मेंशन किया होता है कि आपके क्वालिफिकेशन के मिनिमम मार्क्स 20 होने चाहिए या 10 होने चाहिए तो आप इंटरव्यू के लिए हम बुलाएंगे। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे कि वो कितने मार्क्स रख लेते हैं। फिर ठीक है, अगर तो आप इसमें इस क्या ये भी होता है कि जिसकी पब्लिकेशन ज्यादा है, रिसर्च प्रोजेक्ट ज्यादा है, उसको ज्यादा नंबर दिए जाएं, या ओवरऑल सबके लिए जी जी इक्वल ही है? बिल्कुल, हाँ, ये हर चीज देखते हैं कि पब्लिकेशन कितनी है, इसकी सीवी कितनी है, इसका जीपीए ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज। और आपने मतलब हर चीज प्रॉपर तरीके से फिल कियो, पोर्टल पे प्रॉपर तरीके से अपलोड कियो तो उस हिसाब से वो फिर मार्क्स देते हैं। अगर आपके बैचलर में या मास्टर में पब्लिकेशन है तो ये गुड ऑप्शन होते हैं, मतलब आपके प्लस पॉइंट्स। थैंक यू अगर आपके शबीर, पास प्लीज आइट्स कंटिन्यू। है, अगर आपके पास आइट्स है वो भी प्लस पॉइंट्स है। तो ये चीजें इन लोगों ने दी होती है पीएचडी काल में। अगर इधर हम देख ले तो ये स्पेसिफिक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पूरा प्रोसीजर दिया होते हैं कि आपने कोऑर्डिनेटर से अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो ये कोऑर्डिनेटर का ईमेल है, आप उनको मेल कर लो। पूरा पोजीशंस कितने हैं, 12 पोजीशन है। फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अपने रिसर्च टॉपिक होते हैं, वो आपको कहते हैं कि इस पे आप प्रोजेक्ट बना लो, वो हमें सेंड कर दो, वो उस हिसाब से फिर वो एवेलुएट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मांगते, वो कहते हैं कि बस जस्ट प्रॉपर जो आपका जो भी रिसर्च इंटरेस्ट हो हमें सेंड कर दो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक दिया हुआ है, इस यूनिवर्सिटी के देख ले तो इन लोगों ने रिसर्च टॉपिक दिए हुए हैं कि जो पहला रिसर्च टॉपिक है बायो के मॉलिक्यूल फ्रॉम प्लांट सोर्स। अच्छा, इस पे हम इस प्रोजेक्ट पे हम कितने स्टूडेंट लेंगे, वो 3 स्टूडेंट्स है और ये यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होगा।
मतलब ये भी फुल स्कॉलरशिप होते हैं। इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स होता है कि एंजाइम इनहिबिटर डेवलपमेंट, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ एडीसी फॉर एंटीवायरल थेरेपी, कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजीज अप्लाई टू ड्रग डिजाइन, ये सारे इन लोगों ने दी होती है। तो आपका जो भी इसमें अच्छा लगे उस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना लो। जाहिर बात है किसी को इतना आइडिया नहीं हुआ कि ये कौन कौन से टॉपिक है और कितने मुश्किल है, वो जस्ट इस टॉपिक्स को गूगल पे सर्च कर ले तो इतना आइडिया होगा, 1 2 3 पेज का वो बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर इन लोगों ने दिया होता है। अच्छा, इसमें फिर रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैंने उसको बता दिया ना आपको कि वो असेसमेंट क्वालिफिकेशन के भी मार्क्स देते हैं। तो रिक्वायरमेंट वो ये चीज़ें देखते हैं कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कैसा है, आपका कुरिकुलम सीवी कैसा है, रेफरेंस लेटर भी मैटर करते हैं। कुछ प्रोफेसर्स रेफरेंस लेटर नहीं देते, कुछ अच्छे देते, तो वो भी मैटर करते हैं। आपका जो मास्टर या बैचलर का जो भी थीसिस है वो एब्स्ट्रैक्ट भी देखते हैं। और अगर आप इधर देख ले तो इसमें लास्ट पॉइंट पे लेके इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इफ अवेलेबल, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप ये प्रोवाइड करोगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, अगर ये प्रोवाइड नहीं करोगे तो मतलब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो वेल एंड गुड। फिर वही है कि कैंडिडेट हु अचीव्ड लाइक, अगर किसी को मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई या बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोगों ने स्पेसिफिक डेट दिया होता है कि इस डेट तक हमें ये अपना डिग्री प्रोवाइड कर लो। क्योंकि ये तो है कि मार्च में इनका स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो कि उनका डिग्री जो होती है वो सितंबर या अक्टूबर में मिल जाते हैं, तो उनके पास तो डिग्री उस वक्त नहीं होती। तो फिर भी यूनिवर्सिटी इनको कंपनसेट करते हैं कि अच्छा आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी इस डेट तक हमें दे दो। तो ये लेकिन सारा प्रोसीजर उसके लिए क्या पेरेंट्स यूनिवर्सिटी से कोई होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और उसको अटैच एग्जैक्टली करवाना पड़ता है फिर? एग्जैक्टली हाँ, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट ले लो या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लो अपनी यूनिवर्सिटी से, कि मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ लेकिन मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ अपनी डिग्री का, तो उसको आप अटेस्ट करवा के अपलोड कर सकते हो। लेकिन फिर अगर आपको जो डिग्री मिल जाए तो आप इस स्पेसिफिक डेट पे जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया होता है उस पर आप वो फिर उनको प्रोवाइड करोगे। फिर ये सारी चीजें इन लोगों ने ए टू जेड सारी चीजें इसमें दी होती है रिक्वायरमेंट्स में, कि आपने अगर फर्दर डिटेल लेनी है तो ये लिंक क्लिक कर को ये सारा। अब ये देख लो ना एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये लिखा हुआ है, द ओवरऑल स्कोर इज द सम ऑफ द स्कोर्स obtained in the individual assessment and the test. The minimum score for eligibility is 60. तो इसमें 60 जो होगा वो आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उस हिसाब से होगा। अगर आपके 60 आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके 59 आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके आ जाते हैं, वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। फिर आपका ज्यादातर जो होता है वो डिपेंड करता है, वो ओरल एग्जाम पे करते हैं, और ओरल एग्जाम केस में 40 मार्क्स होंगे। तो उसमें अगर आप 40/40 लोगे तो फिर मेरिट बनेगा कि आपका अच्छा 60 आपके असेसमेंट क्वालिफिकेशन में थे, आपके डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन में थे, और 39 या 38 आपके इंटरव्यू में हो गए, तो टोटल आपके 98 हो गए, तो आप मेरिट पे इस हिसाब से मेरिट बनता है। ये सारा इन लोगों ने टाइम दिया होता है कि किस डेट पे हम ये एग्जाम लेंगे, किस पे नहीं लेंगे, तो ये सारा ए टू जेड प्रोसीजर है। खुद पढ़ना होता है और खुद इस तरह के समझ आ जाती है कि अच्छा ये क्या क्या चीज़ है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। लास्ट स्लाइड से कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाते हैं उनके दिमाग, तो पूछे मैंने उनके नोट किए हुए, इधर मैंने मेंशन किए हैं। पहला यह है कि कौन सा स्कॉलरशिप इटली प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो भी उनके भी अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ सपोर्ट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अगर उनके एकेडमिक स्कोर अच्छा आ जाए। डॉक्टर के लिए फ्री है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और फुली फंडेड होता है। दूसरा ये है कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या है अप्लाई के लिए, लेकिन ये है कि स्टूडेंट को खुद चेक करना चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, कुछ जनवरी से, लेकिन ये चलता रहता है जुलाई तक, क्योंकि नया सेमेस्टर इधर शुरू होता है अक्टूबर में। तो ये अच्छा है कि स्टूडेंट खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक किया करे। फिर कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं बैचलर्स के बाद, तो इटली में ये है कि ये चेक करते हैं कि मास्टर डिग्री, उसके ये सेकंड साइकिल डिग्री कहते हैं। तो
मैं कहूँगा कि 85% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है कि वो बगैर मास्टर के एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये है कि अगर आपने बैचलर में कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च किया हो, आपकी पब्लिकेशन हो, तो हाँ, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपके उस पे रिसर्च पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, कुछ है कि डू वी नीड टू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम प्रोफेसर प्रायर टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? इस तरह कुछ कंट्रीज ऐसी होती है कि वो आपको कहती है कि पहले आपने प्रोफेसर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस प्रोफेसर से कांटेक्ट कर ले। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इटली में ये सीन नहीं है। इटली में आप बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है इटली में पीएचडी के लिए? मैक्सिमम यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज है, अगर आपको फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं तो वो मैक्सिमम 3 इयर्स के ड्यूरेशन होते हैं, और 3 इयर्स में आपने पीएचडी करनी होती है। फिर अमाउंट कितनी है स्कॉलरशिप की, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टरेट के लिए जो अमाउंट होता है वो 1400 टू 1600, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कि वो 2000 यूरो तक चली जाती हैं। तो इटली में मतलब मैक्सिमम यही चलता है, 1400 टू 1600 यूरो। और मास्टर के लिए मैंने बता दिए, जो बैचलर क्या होते हैं, जो भी बैचलर स्टूडेंट्स आते हैं, इस तरह सीन होता है कि बैचलर अपने सेल्फ फाइनेंस पे आ जाते हैं, उनको मिल जाता है एडमिशन। तो 70% सेल्फ फंडेड होता है और मास्टर 50% स्कॉलरशिप वो देते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस कितनी है इटली में? तो अगर आप फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो तो आप मैक्सिमम सेव कर सकते हो। इतना इटली एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप साउदर्न इटली में रहते हो तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप नॉर्दर्न साइड पे रहते हो, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद हो गया या कराची, लाहौर, जो मेन सिटीज है वो थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है, लेकिन जो सिटीज से बाहर है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन ओवरऑल इटली इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो फुली स्कॉलरशिप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 95% चांस होता है कि उनको फ्री अकोमोडेशन दे दें, और दे देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो अकोमोडेशन नहीं मिलती उनको, तो वो फिर खुद रेंट करते हैं बाहर। तो उनका मैक्सिमम रेंट का जो पैसे होते हैं वो 200 to 300 यूरो होते हैं। फिर आपके फूड एक्सपेंसेस में भी इतना तक आ जाता है, 300 यूरो। और मेडिकल इंश्योरेंस के 100 ईयर आ जाते हैं। फिर शॉपिंग अगर आप करोगे या कोई और आपकी इंटरटेनमेंट है तो वो 150 to 200। आराम से आप अगर स्कॉलरशिप पे हो तो आप आराम से 500 to 700 यूरो आप सेव कर सकते हो, अगर आपका अकोमोडेशन फ्री है। अगर अकोमोडेशन फ्री नहीं है तो 400 to 500 आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पार्ट टाइम जॉब हम कर सकते हैं और अलाउ और नॉट ड्यूरिंग द स्टडी? तो इसका आंसर है कि यस, यूरोप में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। लीगली आपको 20 आवर्स ये अलाउ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो उसको रिसर्च करता है, जो डॉक्टर पीएचडी करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्ट टाइम जॉब करें। और वही पार्ट टाइम जॉब इधर क्या होता है, और जॉब आपने करनी होती है कैफे में, या कोई आपने स्वीपिंग जॉब वगैरह करनी होती है, या आपने डिलीवरी करनी होती है। तो मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो बैचलर के या मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, जो सेल्फ फंडेड पे आते हैं, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही जॉब करते हैं। और 20 आवर्स आप लीगली कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए क्या इटली का स्कॉलरशिप अवेल करना अच्छी बात है, यानी सेफ है कि नहीं है? तो मेरा तो आंसर यही है कि एब्सोल्युटली यस। क्योंकि इधर ज्यादातर ये इंकरेज भी करते हैं कि फीमेल अप्लाई करें। और आप मैक्सिमम इंडियंस और बाकी कंट्रीज जितने भी एशियन फीमेल्स है वो इधर स्टडी कर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की फीमेल स्टूडेंट नहीं है जितने बाकी कंट्रीज के हैं, और इंडियन तो बहुत ज्यादा है। तो है कि एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी? तो एब्सोल्युटली यस, अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आती हो। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं आती फिर भी 70% चांसेस है कि आपको डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल जाए। इटली में अगर हो भी ना तो आप यूरोपियन कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप आ जाते हो इधर शेंजन वीजा पे। तो शेंजन वीजा में आपको 28 to 29 यूरोपियन कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं। तो जहां भी आपको जॉब मिल जाए तो आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर है कि कैन वी रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट इन इटली?
Yes, you can if you know Italian language and you can pass their registration exams. Then you can register as a pharmacist in Italy. What is the time spent to get Italian visa? And 3 to 4 months लगते हैं, easy process होता है, इतना वो नहीं है. Maximum students को within 4 months मिल जाता है. How much money initially we need to bring? अगर आप इधर आ जाते हो तो आपको इतना जल्दी स्कॉलरशिप नहीं मिलता क्योंकि आप इधर इनके अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो. तो इनिशियली अच्छा है कि आप अपने पास अपने साथ 1.5 लाख या 1 लाख तक पाकिस्तानी या यूरो में आप ये लेके आए. वाई इटली? इटली में क्यों आना चाहिए? इटली में तो पहला रीजन यही है कि ये बहुत वेरी इजी प्रोसेस है. इजी प्रोसेस ये है कि बाकी एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज ये बहुत इजी प्रोसेस है. आप जस्ट यूनिवर्सिटी के लिंक खोल के उसके जो पीएचडी का हाल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो जस्ट केयरफुली रीड कर ले और ए टू जेड उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आप इस तरह जाके इधर लिंक क्लिक कर ले, इधर ये बना, इधर ये अपलोड कर ले. बहुत इजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज. क्योंकि अगर आप देख ले जर्मनी या दूसरी कंट्रीज के लिए इनका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर आप बच्चे को वो पीडीएफ फाइल पकड़ा दे कि इसमें क्या लिखा है तो उनको भी समझ आ जाएगी. तो बहुत इजी प्रोसेस है. इसमें बहुत अच्छी हाई क्वालिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और मोस्ट चांसेस है कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाए इटली में. बाकी ब्यूटीफुल कंट्री है, विजिट कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने नोट किए थे. बाकी फरहान अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच। मेरे ज़हन में जितने भी क्वेश्चन थे आपने मोस्टली सारे कवर कर दिए। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि हम प्रेजेंटेशन पे लोगों को ये भी बताएं कि हम इटली में एज अ फार्मासिस्ट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम कैसा होता है, उस एग्ज़ाम के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी क्या फ़ीस होती है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम कैसे वहाँ जाके इटली में एज अ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट और उसकी क्या बेनिफिट्स होंगे हमें। थैंक यू सो मच अगेन, आपने इतना लाइवली सेशन किया। आई होप हमारी ऑडियंस को सेशन पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों को इटली के स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। काफ़ी कुछ आपकी प्रेज़ेंटेशन से और बहुत कुछ आपके क्वेश्चन से। Audience, please like, share, and comment on my channel. And thank you, Shabir, again. I will share the email and contact number of Shabir Ahmed on my YouTube channel. And for details, you can contact with him and you can ask any type of questions. Thank you so much, Shabir. थैंक यू फरहान. गुड नाइट. Good night.